कना की सांसें तेज हो रही थी। उसकी बालों की जड़ों पर पड़ रहा खिंचाव धीरे धीरे और भी दर्दनाक होता जा रहा था। शादी नहीं करेगी तू? यह कहते ही प्रदीप बाबू ने उसके बालों को जोर से झटका और उसके गालों पर तड़ातड़ दो जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। फिर उसे धक्का देकर पीछे की ओर धकेल दिया। कणा दर्द से आहा कहती हुई पीछे की ओर लड़खड़ाई। वह आंगन में गिरने ही वाली थी कि तभी दो मजबूत हाथों ने उसे संभाल लिया। धुंधली होती नजर से उसने एक पल के लिए उस इंसान की ओर देखा और जैसे किसी गहरे भरोसे में डूबकर अपने पूरे शरीर का भार उसी पर छोड़ दिया। उसने कसकर उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। सामने खड़ी कई जोड़ी आंखें विस्फारित नजरों से यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गईं। अग्नि ने कना को संभाल कर सीधा खड़ा किया। जैसे उसकी नजर कना के चेहरे पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। कना के गाल पर 5 उंगलियों के साफ निशान उभर आए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों के कोनों में आंसू जमा थे। कना को बेरहमी से मारा गया था। यह समझने में अग्नि को अब जरा भी देर नहीं लगी। एक ही पल में उसके भीतर का दर्द गुस्से में बदल गया। कना को थामते हुए उसके हाथ की पकड़ और भी कस गई। उसके माथे की नसें तन गईं। दांत भींचकर उसने कना से पूछा, तुम्हें इस तरह किसने मारा? कना ने एक बार प्रदीप बाबू की तरफ देखा और डर से सिमटकर अग्नि के सीने से जा लगी। अग्नि ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मैं हूं ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बताओ किसने तुम्हारे साथ इतनी बेरहमी से हाथ उठाया? उस इंसान के रूप में छिपे हुए जानवर को मैं देखना चाहता हूँ। कन्ना कुछ कह पाती उससे पहले ही प्रदीप बाबू तेज कदमों से उनकी ओर बढ़ते हुए गुस्से में बोले, ए लड़के, तुम कौन हो? हमारे घर के मामले में जरा भी दखल मत दो। इनका इस बेशरम लड़की को अंदर ले जाओ। कन्ना घबराकर अग्नि का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इतने में मैना के घटिया सी मुस्कान के साथ बोला, अरे चलो भी, जल्दी से एक अच्छी लड़की बनकर शादी कर लो। मुझे देर हो रही है, उसके बाद तो सुहागरात मनाने का भी समय नहीं मिलेगा। शादी? किसकी शादी? लड़का इस तरह क्यों कह रहा है? अग्नि के दिमाग में जैसे कुछ भी साफ नहीं हो रहा था। उसने मुंह सिकोड़कर पूछा, किसकी शादी? मैना होठों पर मुस्कान लिए बोला, जिसे आप पकड़ कर खड़े हैं वही मेरी होने वाली पत्नी है। आज रात मेरी उसी से शादी होने वाली है। मैनाक की बात सुनकर अग्नि के दिमाग पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह हैरानी से कना की ओर देखने लगा। कना की आंसुओं से भीगी बेबस निगाहें अग्नि के दिल में तीर की तरह चुभ गईं। अग्नि के विचारों का सिलसिला मैनाक की आवाज से टूट गया। वह व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, क्यों, आप इसके आशिक हैं क्या, जो इतनी रात को इसके घर चले आए? देखिए, आशिक भी होंगे तो मुझे कोई समस्या नहीं है। बस इतना बताइए, आपका रिश्ता कहीं बिस्तर तक तो नहीं पहुंच गया? अभी जैसे आप दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, देखकर तो ऐसा ही लगता है। यह सुनते ही गुस्से से अग्नि का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जलने लगी। उसने कना को धीरे से अपने से अलग किया और सीधे मैनाक के सामने जाकर खड़ा हो गया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही अग्नि ने मैनाक की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पर इतना तेज था कि मैनाक कुछ दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। अग्नि उसके सामने घुटनों केवल झुककर दांत भींचते हुए बोला, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इतने में कना के बड़े मामा घबराकर जल्दी जल्दी मैनाक के पास पहुंचे। उसे जमीन से उठाते हुए गुस्से में बोले, तुम कौन हो? किस हिम्मत से हमारे घर के होने वाले दामाद पर हाथ उठाया? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। अग्नि ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले एक बात पूछना चाहता हूँ। जिसे आप अपने घर का दामाद बनाने जा रहे हैं, क्या वह सच में कना के लायक है? उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। वह ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। ऐसा इंसान कना की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? उस आदमी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे घर की लड़की है, हम उसे संभालना जानते हैं। हमारा समय बर्बाद मत करो और यहाँ से चले जाओ। यह सुनते ही अग्नि का गुस्सा और भड़क उठा। वह तीखे स्वर में बोला, क्या सिर्फ इसलिए कि वह आपके घर की लड़की है, आप उसके साथ जो चाहे करेंगे और सबको चुपचाप मान लेना होगा? जब इस शादी में करना की कोई मर्जी नहीं है, तो ये शादी नहीं होगी। मैं होने नहीं दूंगा। एक लड़की बीमार है, ठीक से चल भी नहीं पा रही। उसका इलाज कराने के बजाय आप लोग उस पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार कर रहे हैं। यह सरासर क्रूरता है। कना के बड़े मामा तर्जनी उठाकर गुस्से में बोले, ए लड़के, तुम होते कौन हो कना के बारे में फैसला लेने वाले? उस पर तुम्हारा क्या हक है? या फिर आज शाम जिसके साथ लिपट कर लौट रही थी, वही लड़का तुम हो? छी छी छी!
ये लड़की तो सबकी नाक कटवा कर ही मानेगी। इतने दिनों से घर के बाहर न जाने कैसी कैसी हरकतें करती फिर रही थी। अब तो वे लड़के घर तक आने लगे। देखा प्रियंका, तुम ही तो इसकी तरफदारी कर रही थी। अभी तो इसके बदन पर उसी लड़के की शर्ट है। इतना सब होने के बाद भी अगर मैनाक इससे शादी करने को तैयार है तो समझ लो तुम्हारा ही भाग्य अच्छा है। आज इसे शादी करके विदा नहीं किया तो कल यही बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल जाएगी। तब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। प्रदीप बाबू एक और खड़े होकर ये सारा बाकयुद्ध देख रहे थे। वह समझ रहे थे कि हालात धीरे धीरे उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। कनक दीवार से सटकर चुपचाप खड़ी रो रही थी। अचानक मौके का फायदा उठाकर वह तेज कदमों से कमरे के अंदर गए और प्रियंका देवी की सिंदूर की डिब्बी उठाकर बाहर आ गए। उन्होंने वह सिंदूरदानी मैनाक के सामने बढ़ाई और आंखों के इशारे से कना की मांग भर देने को कहा। मैनाक ने एक बार कना की ओर लालची नजरों से देखा, फिर अपनी जीभ से होठों को भिगोते हुए सिंदूरदानी से एक चुटकी सिंदूर उठा लिया और धीरे धीरे कन्ना के सामने जाकर खड़ा हो गया। कन्ना डर से हल्का सा सिर उठाकर उसकी ओर देखने लगी। मैनाक हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी मांग में सिंदूर भरने ही वाला था कि तभी अचानक बगल से अग्नि आ पहुंचा और उसने पूरी ताकत से मैनाक के चेहरे पर घूंसा चढ़ दिया। घूंसा इतना जोर था कि मैनाक उछलकर सीधे जाकर प्रदीप बाबू के पैरों के पास गिर पड़ा। गुस्से से अग्नि का पूरा शरीर कांप रहा था। इतनी देर से दबा हुआ उसका सारा गुस्सा अब मैनाक पर टूट पड़ा। वह लगातार धड़ाधड़ कई मुक्के और घूंसे मारने लगा। शराब के नशे में चूर मैनाक कुछ ही पलों में ढीला पड़ गया और लगभग गिरने ही वाला था। तभी कना के बड़े मामा बीच में आकर अग्नि को रोकते हुए मैनाक को खींचकर खड़ा करने लगे। मैनाक ने झटके से बड़े मामा का हाथ छुड़ा दिया। लड़खड़ाते कदमों और भारी आवाज में वह गुस्से से बोला, शादी का प्रस्ताव देकर घर बुलाते हो और फिर मारते हो। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। कल मैं और लोगों को लेकर आऊंगा। या तो इस लड़की को गांव से बाहर कर दूंगा या इसे जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। तुम लोग मैनाक को जानते नहीं हो। यह सुनकर अग्नि फिर से उसकी ओर बढ़ा, मानो दोबारा मारने ही वाला हो। तभी प्रदीप बाबू जोर से डांटते हुए बोले, रुको तुम, बहुत तमाशा कर लिया तुमने। उसकी शादी तोड़वाकर मैनाक को और भड़का दिया है ना। अब वह लड़का यहाँ आकर हंगामा करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जब कन्या की इतनी ही चिंता है तुम्हें तो क्यों नहीं खुद ही उससे शादी करके इस मुसीबत को अपने साथ ले जाते। जिसके साथ तुम इतनी मस्ती कर सकते हो उसे पत्नी का सम्मान देकर दिखाओ, तब समझें कि सच में तुम्हारे अंदर हिम्मत है। अपने पिता की बात सुनकर कना जैसे सन्न रह गई। वह कांपती हुई धीमी आवाज में बोली, बाबा उनका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए प्लीज उन्हें और कुछ मत कहिए। अगर वो मुझे नहीं भी रोकते तब भी मैं यह शादी मरते दम तक नहीं करती। सिर्फ आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं जानबूझकर आग में नहीं कूद सकती। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, उनसे और कुछ मत कहिए। इतना कहते कहते कना अचानक चुप हो गई। उसकी सांसें तेज हो रही थी, शरीर जैसे थक्का ढीला पड़ने लगा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी हो और उसे बस थोड़ी देर आराम की जरूरत हो। दर्द जैसे हर तरफ उफन कर बाहर आ रहा था। एक को कुछ कहा जा रहा था तो चोट दूसरे के दिल पर लग रही थी। सबको लग रहा था कि जैसे दोनों के बीच कोई बहुत गहरा माखन सा लिपटा हुआ रिश्ता हो। किसी ने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, लगता है बड़ा ही गहरा रिश्ता है तुम दोनों का, है ना। तभी तो इतनी रात को यह लड़का सीधे तुम्हारे घर तक चला आया। तुम लोग जो नाटक जो मौज मस्ती करनी है इस घर से बाहर जाकर करो। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इतने दिनों से जैसे इसका मन बहलाती आई हो आगे भी वैसे ही करती रहना। शायद अब इसके घर के किसी कोने में तुम्हें जगह मिल जाए। अब निकल जाओ इस घर से। इतना सुनते ही प्रियंका देवी रोती हुई हालत में अपने पति के पास दौड़कर आई। कांपती आवाज में बोली, तुम एक पिता होकर अपनी बेटी से ये सब क्या कह रहे हो। इतनी रात में ये लड़की कहाँ जाएगी। तुम लोग इसके साथ इतनी निर्दयता क्यों कर रहे हो। आखिर किस बात का इतना गुस्सा है तुम लोगों को इस पर। जिस इंसान के लिए तुम इसे बलि का बकरा बना रहे हो वह तो शायद इस वक्त किसी बड़े घर के एसी कमरे में आराम से सो रहा होगा और तुम लोग बेकार में इस लड़की। चुप, बिल्कुल चुप। प्रदीप बाबू ने तेज आवाज में डांटते हुए प्रियंका देवी को रोक दिया। तर्जनी उठाकर बोले, यहाँ आकर बेटी के लिए नकली आंसू मत बहाओ। अब समझ में आ रहा है कि लोग क्यों कहते हैं माँ से ज्यादा मासी को दर्द होता है। यह सुनकर प्रियंका देवी सन्न रह गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें अपने ही पति से ऐसी बात सुननी पड़ेगी। वह तो हमेशा माँ बनकर ही कना को सीने से लगाकर रखने की कोशिश करती आई थी। फिर आज सब लोग बार बार
क्यों उन्हें यह एहसास दिला रहे हैं कि कना उनकी बेटी नहीं बल्कि कंचना दी की बेटी है। क्या इतने सालों का उनका स्नेह और प्यार झूठ था? क्या माँ होने के नाते वह सच में असफल रही? उनकी सोच प्रदीप बाबू की तेज आवाज से टूट गई। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, निकल जा यहाँ से। मुझे पता है आज की रात ये लड़का तुझे अपने पास रख लेगा, लेकिन सुबह होते ही बाहर फेंक देगा। तब उस जले हुए चेहरे के साथ फिर यहाँ वापस मत आना। जाकर गंगा में डूबकर मर जाना। शायद तेरी सारी गंदगी वहीं धुल जाए। निकल जा यहाँ से। प्रदीप बाबू की डांट से कनक कांप उठी। वैसे भी इस घर में अब उसका रहना लगभग खत्म ही हो चुका था, लेकिन इस विशाल दुनिया में इस घर के अलावा उसके पास जाने की जगह कहाँ थी? गंगा का किनारा, शायद वही ठीक होगा। अपने आप से बुदबुदाते हुए कना धीरे धीरे कदम घसीटती हुई घर के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक अग्नि ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। कना ने असहाय आंसुओं से भरी आंखों से अग्नि की ओर देखा। उसकी बेबस नजर अग्नि के दिल को जैसे नोच गई। अग्नि ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे खींचकर प्रदीप बाबू के सामने ले आया। कना का हाथ मजबूती से थामे हुए वह सीधे प्रदीप बाबू की आंखों में देखते हुए बोला, ऐसा पिता तो भगवान मेरे किसी दुश्मन को भी ना दे। अपनी बेटी के बारे में इतनी गंदी और इशारों भरी बातें कोई पिता कह सकता है? ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बेटियां तो अपने पिता की प्रिंसेस होती हैं, लेकिन आप, छी, आपने अपनी नीच सोच का परिचय दिया है। जिस इंसान का काम अपनी बेटी की इज्जत की रक्षा करना था, उसे हर मुश्किल से बचाकर रखना था, आप ही उसकी इज्जत को सरेआम मिट्टी में मिला रहे हैं और उसे मुसीबत में धकेल रहे हैं। सच कहूं तो आप पिता कहलाने के लायक ही नहीं है। प्रदीप बाबू गुस्से में आंखें तरेरते हुए बोले, अरे लड़के, इतना लंबा चौड़ा लेक्चर क्यों दे रहे हो? तुम्हारा असली मतलब क्या है? लड़की की नजरों में हीरो बनना चाहते हो क्या? इतना कहकर पर जोर से ठाका मारकर हंस पड़े और ताना मारते हुए बोले, समझ गया, इतने बड़े बड़े डायलॉग बोलने की वजह क्या है? कुछ दिन इसे लेकर घूमोगे और जब मन भर जाएगा तो इसे भी छोड़ दोगे। एक पिता अपनी बेटी के बारे में इतनी आसानी से ऐसी बातें कैसे कर सकता है? यह सोचते ही गुस्से से अग्नि का पूरा शरीर जैसे सुलग उठा। तभी उसकी नजर प्रदीप बाबू के पास जमीन पर पड़े सिंदूर के डिब्बे पर पड़ी। उसने कना का हाथ छोड़ दिया और तुरंत वह सिंदूर की डिब्बी उठाकर अपने हाथ में ले ली। कना को समझ पाती उससे पहले अग्नि ने उसके माथे की मांग में चौड़ा सा सिंदूर भर दिया। घटना की इस अचानकता से कन्ना चौंक उठी। वह हैरानी से अग्नि की ओर देखती रह गई। उसकी आंखों की पलकें तक नहीं झपक रही थी। यह सच है या कोई सपना? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कांपते हुए हाथों से उसने धीरे से अपनी मांग को छुआ, फिर हाथ को सामने लाकर देखा। उसकी उंगलियों पर सचमुच सिंदूर लगा हुआ था। एक पल के लिए उसने आंखें बंद कर ली और उसी क्षण उसकी आंखों के सामने अंशु का मुस्कुराता हुआ चेहरा उभर आया। तो क्या उसने अंशु को हमेशा के लिए खो दिया? यह सोचते ही उसके सीने में एक टीस सी उठी। उधर अग्नि लगातार कन्ना के चेहरे को देख रहा था। उसकी बंद पलकों में हल्की हल्की कंपकपी थी। सिंदूर की थोड़ी सी रेखा उसकी नाक पर भी गिर गई थी, जिससे उसका चेहरा लालिमा से दमक उठा था। मानो उसे एक पल में ही कन्ना का चेहरा एक अनोखी चमक से भर उठा हो। प्रदीप बाबू की आवाज सुनकर दोनों जैसे होश में लौट आए। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, रात के इस वक्त बहुत नाटक हो गया, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। फिर कन्ना की ओर देखकर कठोर स्वर में बोले, और सुन ले, इस घर की चौखट पर दोबारा कभी तेरा चेहरा न दिखे। मेरी बात याद रखना। अब निकल जाए यहाँ से। अग्नि ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया। कन्ना इस जिंदगी में शायद फिर कभी इस घर की चौखट पर कदम रखे, लेकिन एक दिन आपको ही उसके घर की चौखट पर आकर खड़ा होना पड़ेगा। ये मेरी चुनौती है। कुछ क्षण रुककर उसने आगे कहा, और हाँ, आपके घर की क्या समस्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात आपको बता दूं, आज ये लड़की रेल की पटरी से कटकर अपनी जान देने जा रही थी। उस वक्त मैंने इसे बचाया था, पर अब सोचकर अफसोस हो रहा है कि मैंने इसे क्यों बचाया। उसकी आवाज में कड़वाहट थी। वह आगे बोला, क्या आप जानते हैं कोई इंसान कब खुद को खत्म करने का फैसला करता है? ओह, मैं ये सब किससे कह रहा हूँ? यहाँ तो सभी ऐसे लोग खड़े हैं जिन्होंने अपनी समझ और इंसानियत दोनों खो दी है। फिर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, खैर हमारे लिए आशीर्वाद दीजिए। कना आंसुओं से भरी आंखों से अग्नि की ओर देख रही थी। सिर्फ कुछ ही दिनों की पहचान में यह लड़का उसके लिए इस तरह खड़ा हो गया। यह सोचकर ही वह भीतर से स्तब्ध थी। वह इतना अच्छा क्यों है? कृतज्ञता और सम्मान से उसका सिर अपने आप झुक गया। हाथ में अचानक खिंचाव महसूस होते ही कना की तंद्रा टूट गई। अग्नि उसकी ओर देखकर धीमे स्वर में बोला, चलो
कन्ना ने एक पल के लिए दूर कोने में खड़ी प्रियंका देवी की ओर देखा, फिर अग्नि के साथ आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि अचानक उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकल पड़ी। आह! वह दर्द से आंख मुंह सिकोड़कर वहीं रुक गई। अग्नि ने बस एक नजर कन्ना के दर्द से तड़पते चेहरे पर डाली और अगले ही पल सबको चौंकाते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अग्नि को ऐसा करते देख कन्ना के बड़े मामा ने भौहें सिकोड़ते हुए तिरस्कार से कहा, छी छी छी, घर के बड़ों के सामने भी इन्हें ऐसी ढिठाई करने में जरा भी शर्म नहीं आती। अग्नि आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया। वह पीछे मुड़ा और शांत लेकिन कड़े स्वर में बोला, घर के बड़े यहाँ कहाँ हैं? क्या आप लोग इसके घर वाले हैं या सिर्फ उम्र में बड़े हैं? आपकी बातों से तो इनमें से कोई भी बात दिखाई नहीं देती। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी घायल पत्नी को कैसे लेकर जाऊंगा? यह मेरा मामला है। बाहर के लोग की कटु बातें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगली बार इसके बारे में कुछ कहने से पहले जरूर 2 बार सोचेगा। यह कहकर अग्नि तेज कदमों से वहां से निकल गया। कन्ना ने अपने दोनों हाथों से अग्नि की गर्दन को कसकर पकड़ रखा था। पीछे से कन्ना के बड़े मामा मनोतोष बाबू झुंझलाते हुए बोले, देखा उस लड़के की कितनी बड़ी हिम्मत, मुझ जैसे बड़े आदमी से इस तरह बात करके चला गया। सोच रहा हूँ उसके घर वालों ने कैसी परवरिश दी है। अगर अगली पीढ़ी ऐसी होगी तो समाज तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ये कहते हुए मनोतोष बाबू ने एक लंबी भारी सांस छोड़ दी। कन्ना के छोटे मामा पार्थ बाबू हल्के से मुस्कुरा उठे। उन्होंने अपने बड़े भाई मनोतोष बाबू की ओर देखते हुए कहा, दादा, अगर अगली पीढ़ी के रास्ता दिखाने वाले लोग ही ऐसा व्यवहार करेंगे तभी तो समाज सच में बर्बाद होगा। लेकिन तुम लोग जो भी कहो, उस लड़के में हिम्मत तो है। मुझे तो लगता है कि कन्ना इतने सालों बाद किसी नरक से निकलकर अब एक अच्छी जिंदगी की ओर बढ़ रही है। वह लड़का मेरी कन्ना को संभाल कर रखेगा, उसका ख्याल रखेगा। तुम लोगों ने उसका बुरा करने की कोशिश में जाने अनजाने सबसे अच्छा काम कर दिया है और इसी खुशी में कल सुबह मेरी तरफ से मोड़ पर पांचों की दुकान के गरम गरम रसगुल्ले सबको खिलाऊंगा। मनोतोष बाबू गंभीर स्वर में बोले, क्या तू मेरे जख्म पर नमक छिड़क रहा है? पार्थ बाबू का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उन्होंने एक पल के लिए मनोतोष बाबू की ओर देखा, फिर नजरें फेरते हुए बोले, अगर ऐसा करना सच में संभव होता तो मैं जरूर करता। अभी कुछ देर पहले तुम उस लड़के की परवरिश और शिक्षा की बात कर रहे थे ना, लेकिन आज सामने देखकर समझ आया कि एक पिता भी अपने बड़े बेटे को इंसान बनना नहीं सिखा पाया। उसे सिर्फ किताबों की पढ़ाई तक ही सीमित रख लिया। मनोतोष बाबू दबे लेकिन गुस्से से भरे स्वर में गरज उठे। पार्थ पार्थ बाबू के चेहरे पर हल्की शांत मुस्कान थी। उन्होंने अपनी बहन प्रियंका की ओर देखते हुए नरम आवाज में कहा, मन खराब मत कर, तेरी बेटी तेरी ही है और हमेशा रहेगी। एक दिन तो उसे शादी करके ससुराल भेजना ही था, बस आज वह सब कुछ अनजाने तरीके से हो गया। लेकिन मेरा दिल कहता है तेरी बेटी अच्छी रहेगी, खुश रहेगी। तू अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह बाहर निकल गए। उधर परितोष बाबू भी घर के जाने के लिए उठे ही थे कि तभी प्रियंका देवी ने अब तक की अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कठोर आवाज में कहा, आज जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। कंचना दीदी की तुलना में तुम लोगों ने भी कुछ कम नहीं किया। अगर मुझे मेरी पहली संतान वापस नहीं मिली तो ये जान लो, आज के बाद तुमसे यही मेरी आखिरी बात होगी। उनकी आवाज दर्द और गुस्से से कांप रही थी। वह आगे बोली, अगर कंचना दीदी की गलती की सजा कन्ना को भुगतनी पड़े तो तुम्हारी गलती की सजा कौन देगा? आज के बाद न भाई टीका होगा न राखी। जिस हाथ से मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है, उस कलाई पर मैं कभी राखी नहीं बांधूंगी और ना ही उस इंसान की लंबी उम्र के लिए उसके माथे पर टीका लगाऊंगी। एक पल रुककर उन्होंने भारी स्वर में कहा, मैं अपने बच्चों के मामले में बहुत स्वार्थी हूँ। आज के बाद समझ लेना, तुम्हारी बहन प्रियंका तुम्हारे लिए मर चुकी है। परितोष बाबू को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही प्रियंका देवी तेज कदमों से अंदर कमरे की ओर चली गई। पीछे से परितोष बाबू ने एक बार हाथ बढ़ाकर उन्हें पुकारना चाहा, लेकिन फिर रुक गए। चुपचाप बिना कुछ कहे वह बाहर निकल गए। शायद पार्थ कार के पास उनका इंतजार कर रहा था। इतनी रात को उन्हें दूसरी गाड़ी मिलना भी मुश्किल था। सबके चले जाने के बाद घर अचानक बहुत खाली खाली सा लगने लगा। काफी देर से प्रदीप बाबू खुद को संभाले हुए थे, लेकिन अब उनसे रहा नहीं जा रहा था। उनके हाथ पांव कांपने लगे थे और गला भी सूखकर जैसे बिल्कुल बंजर हो गया था। घबराए हुए कदमों से वे अपने कमरे की ओर दौड़ पड़े। बिस्तर के नीचे से आधी बची शराब की बोतल निकालकर वह कमरे के कोने की दीवार से टिक कर बैठ गए। मुंह खोलकर उन्होंने बोतल को थोड़ा ऊपर उठाया और डक डक की आवाज के साथ उस कड़वी तीखी रंगीन शराब को
अपने गले में उड़ेलने लगे। वो शराब उनके मुंह के किनारे से बहकर शर्ट के ऊपर गिर गई, जिससे कपड़ा भीग गया। वह उसी तरह बैठे बैठे पूरी बोतल खत्म कर गए और फिर खाली बोतल को फर्श पर लुढ़का दिया। उधर प्रियंका देवी अपने कमरे में जाकर सीधे कन्ना के कमरे में आ गई। बिस्तर पर हाथ पांव समेटे छोटा बिट्टू गहरी नींद में सो रहा था। प्रियंका देवी उसकी मासूम सूरत को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें पता था कल सुबह उठते ही वह दीदी दीदी कहकर चिल्लाने लगेगा। इधर अग्नि कार के पास पहुंचकर कन्ना को धीरे से नीचे उतार दिया, फिर गेट खोलकर आंखों के इशारे से उसे अंदर जाकर बैठने को कहा। कन्ना चुपचाप कार में जाकर बैठ गई। अग्नि ने दरवाजा लॉक किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। स्टीयरिंग पर हाथ रखते ही उसने एक लंबी सांस ली और फिर कार स्टार्ट कर दी। कन्ना ने दोनों हाथों से अपना चेहरा पोंछा और धीमे स्वर में बोली, मेरे लिए इतना सब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो मोड़ आएगा वहां मुझे उतार दीजिएगा। मैं आज की रात ऐना के घर रुक जाऊंगी। कल से अपने लिए कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। हालात के कारण आपने जो मेरी मांग में सिंदूर भरा, उसके लिए आपको कोई जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आपने मजबूरी में ही ऐसा किया था। हमारी इस शादी के बारे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानेगा और ना ही हमारे घर में किसी को ये सच्चाई पता चलेगी। आप पहले की तरह ही अपनी जिंदगी जीते रहिए। मेरी तरफ से आप हर जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त हैं। मेरे लिए इतना सब करने के लिए सच में आपका बहुत धन्यवाद। इतना सुनते ही अचानक कार एक झटके के साथ रुक गई। अग्नि ने गुस्से में स्टीयरिंग पर जोर से एक मुक्का मारा और कन्ना की ओर देखकर कहा, आपके लिए सब बहुत आसान है ना। आज रात इनके घर में रुक जाऊं, मान लिया, लेकिन कल से कहाँ रहूंगी? क्या इसके लिए भी सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी? क्या आप मेरी इस हालत का मजाक उड़ा रहे हैं? मैंने क्या गलत कहा? आपने तो हालात के कारण मुझसे शादी की है। इस शादी का बोझ मैं आप पर कैसे डाल सकती हूँ? आप बेवजह मेरा बोझ क्यों उठाएंगे? और आपके घर वाले भी मुझे क्यों स्वीकार करेंगे? अग्नि ने एक लंबी सांस ली और शांत स्वर में कहा, तो तुमने इतनी सारी बातें पहले ही सोच ली हैं। लड़कियां इतना ज्यादा क्यों सोचती हैं? अगर उतना ही समय दिमाग को थोड़ा आराम देने में लगाओ तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। मैं तो सिर्फ आपके भले के लिए ही कह रही थी, कन्ना ने धीमे स्वर में कहा। अग्नि ने स्टीयरिंग से हाथ हटाकर कन्ना की ओर मुड़कर देखा और बोला, तुमने बहुत सोच लिया है और सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे भले के बारे में मुझे सोचने दो और ये मत भूलना कि आज से मेरे भले में तुम भी शामिल हो। तुम्हारे पिता को जो चुनौती देकर आया हूँ, क्या उसे निभाऊंगा नहीं? अगर तुमने ही उसे पूरा नहीं किया तो मैं उनके सामने छोटा पड़ जाऊंगा। मुझे वादा करो, पहले हालात जैसे भी रहे हों, अब तुम अपने कैरियर पर ही ध्यान दोगी। जिन्होंने आज तुम्हें घर से निकाल दिया है, एक दिन वही लोग तुम्हें पाने के लिए तड़पेंगे। खुद को उस मुकाम तक ले जाओगी। मुझसे वादा करो। ये कहते हुए अग्नि ने अपना हाथ कन्ना की ओर बढ़ा दिया। कन्ना अग्नि के चेहरे से नजरें हटाकर उसके बढ़ाए हुए हाथ पर अपना हाथ रखते ही कांप उठी। कन्ना के हाथ कांपते देख अग्नि ने उसे मजबूती से पकड़ते हुए कहा, डर मत, तू मुझे हमेशा अपने पास पाएगी। बस कभी भी अपने लक्ष्य से मत हटना। अब चलो घर चलते हैं, देखते हैं कौन सा युद्ध बाकी है। ऐसा कहते ही जैसे वह कार स्टार्ट करने वाला था कि उसका फोन खड़खड़ाहट बड़े स्वर में बज उठा। ओह, इतनी रात को फिर कौन फोन कर रहा है? अग्नि ने भौहें सिकोड़ते ही अग्नि ने पॉकेट से फोन निकाला और देखा कि स्क्रीन पर माँ लिखा हुआ था। माँ का नाम देखकर अग्नि की भौहें सिकुड़ गईं। अब माँ क्यों कॉल कर रही थी? सोचते सोचते उसने फोन काट दिया, पर रखने ही वाला था कि फिर से फोन बज उठा। अग्नि ने तुरंत रिसीव करके हेलो कहते ही दूसरी ओर से नम्रता देवी की नम्र लेकिन आंसुओं से भरी आवाज सुनाई दी। अग्नि, तू कहाँ है? नम्रता देवी ने पूछा। अग्नि घबराकर बोला, क्या हुआ माँ? तुम क्यों रो रही हो? घर में सब ठीक तो है ना? तेरे पापा का? बोलते बोलते नम्रता देवी रुक गई और रोने लगी। अग्नि ने बेचैनी से पूछा, पापा को क्या हुआ, बताओ ना। ऐसे रोकर मैं कैसे समझूंगा? तेरे पापा को स्ट्रोक हुआ है। तू कहाँ है? जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कहते ही नम्रता देवी जोर जोर से रो पड़ी। पापा को स्ट्रोक हुआ सुनकर अग्नि की रीढ़ में जैसी ठंडी लहर दौड़ गई। कुछ सेकंड रुककर बोला, पापा किस नर्सिंग होम में है? मैं तुरंत जा रहा हूँ। नम्रता देवी ने रोना बंद करके कहा, घर पर ही हैं, डॉक्टर आ चुके हैं, देख रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो नर्सिंग होम ले जाना पड़ेगा। तू जल्दी आना। अग्नि को कुछ कहने का मौका दिए बिना नम्रता देवी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अग्नि का फोन सुनकर कन्ना डरते हुए पूछी, आपके घर किसी को कुछ हुआ है क्या? अंकल बीमार है। अग्नि ने अपना चेहरा मोड़कर
कना की ओर कुछ सेकंड तक देखा और बेसहारा होकर बोला, कना, क्या आज रात तू अपने दोस्त ऐना के घर पर रुक सकती है? पापा को स्ट्रोक हुआ है। मुझे घर की स्थिति पता नहीं है। इस वक्त अगर मैं तुझे ले जाऊं और स्थिति और खराब हो जाए तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी नई शुरुआत गलत तरीके से प्रभावित हो। बस आज की रात वहीं रुको, कल सुबह देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। बोलते बोलते अग्नि ने कना का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मुझे गलत मत समझना कना। कना ने पलक झपकाते हुए भरोसा देते हुए कहा, गलत क्यों समझूंगी? इस स्थिति में पहले अंकल की सेहत की चिंता करनी चाहिए। वह सुलझा लो, उसके बाद ही मेरे बारे में सोचना। तब तक मैं ऐना के घर पर ही थोड़ा मैनेज कर लूंगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू कना। ऐसे कहते अग्नि भावुक होकर अचानक कना के हाथों पर होंठ रख दिए। कना चौंक कर अपना हाथ खींचकर हटा ली। जिससे अग्नि को होश आया, वह थोड़ी असहज होकर सॉरी सॉरी कहता हुआ अपनी जगह सही करके बैठ गया। ऐना के घर के सामने खड़ी कना और अग्नि। अग्नि कार से उतरते ही कना की तरफ के गेट को खोलने लगा और तभी बाहर ऐना निकल आई। अग्नि ने घर की ओर इशारा करते हुए कहा, यही तुम्हारे दोस्त का घर है? कना ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अग्नि बोला, तो फिर तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कना ने गले में कुछ दबाते हुए कहा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप चले जाइए, मैं खुद अंदर चली जाऊंगी। अग्नि ने और कुछ नहीं कहा। टेक केयर एंड बाय कहते हुए वह कार में वापस बैठ गया। वैसे भी उसके दिमाग में सिर्फ पिता की बात घूम रही थी। जल्दी घर पहुंचने की सोचकर उसने तेजी से ड्राइव करना शुरू कर दिया। अग्नि की कार रास्ते के मोड़ पर गायब होते ही कन्ना डरते डरते ऐना के घर की घंटी बजाने लगी। मन ही मन भगवान का नाम ले रही थी कि कोई भी दरवाजा ऐना और उसके घर वालों में से ना खोले। कन्ना समझ सकती थी कि उन्हें उसके पसंद आने का अंदाज थोड़ा खींच भरे तरीके से ही दिखता है, इसलिए अब वह पहले जैसी सहजता से नहीं आएगी। किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो कना फिर से घंटी बजाने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा खटखटाते हुए खुल गया। दरवाजा खुलते ही कना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन सामने खड़े इंसान को देखकर अब तक की सारी चिंता पल भर में दूर हो गई। दरवाजे के पार ऐना आंखें फैलाए कना की ओर ताक रही थी। इस रात के समय कना को यहाँ देखकर उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हैरानी हटते ही ऐना उत्साहित होकर जोर से बोली, तू यहाँ? फिर इस समय? कम से कम मुझे एक फोन तो कर देती। बोलते बोलते ऐना की नजरें कना के माथे पर लगे सिंदूर पर टेक गईं। वह चौंक गई, कूदते हुए दरवाजे के बाहर आई और कना के दोनों हाथ पकड़ते हुए बोली, ये तेरे माथे पर वही सिंदूर है? तू कहीं मॉडलिंग का काम कर रही है क्या? लेकिन तेरी आंखों मुंह की हालत ऐसी क्यों है? ऐना, तेरे सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले क्या मुझे थोड़ा पानी देगी? थकी हुई आवाज में कना बोली। ऐना ने दांत काटते हुए कहा, सॉरी कना, उत्तेजना में तुझे बाहर ही खड़ा करके सवाल कर रही थी। अंदर आओ। ऐसा कहते हुए ऐना आगे बढ़ गई। पीछे पीछे कना भी उसके घर में घुस गई। ऐना ने उसे सोफे पर बैठने को कहा और पानी लाने चली गई। कना सोफे पर बैठकर चारों ओर नजर दौड़ाती हुई समझने की कोशिश करने लगी कि ऐना के माँ बाप घर पर हैं या नहीं। इसी बीच ऐना एक गिलास लेकर पानी का कना की ओर बढ़ी और बोली, लो, ये ले तेरी पसंदीदा नमक नींबू पानी। कन्ना ने गिलास हाथ में लेते ही प्यासे चातक की तरह एक झटके में गले में डाल दिया। उसकी सूखी और कठोर गलानल फिर से सिक्त हो गई। ऐना कन्ना के सामने की कुर्सी पर बैठी हर अदा और हर प्रतिक्रिया पर ध्यान दे रही थी। कन्ना ने पानी पीकर गिलास नीचे रखा और ऐना ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे सब कुछ जानना चाहती हो कि आखिर हुआ क्या है। माँ माँ हाँफते हाँफते अग्नि घर के दरवाजे के सामने रुक गया। लिविंग रूम में अंधेरा देख उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई। पापा को कुछ हुआ क्या? ऐसा सोचते हुए वह डरते डरते कमरे में दाखिल हुआ। तभी पूरे कमरे में एक झिलमिलाती रोशनी फैल गई और साथ ही एक स्वर में चिल्लाहट गूंजी, हैप्पी बर्थडे अग्नि। अग्नि कुछ सेकंड के लिए ठिठक गया। उसकी नजर सामने दीवार पर लगे बड़े पेंडुलम क्लॉक पर पड़ी। रात के 12 बजे बज रहे थे। आंखें उठाकर उसने देखा कि घर के सभी लोग मुस्कुराते हुए खड़े हैं। साथ में कुछ मेहमान भी मौजूद थे। अग्नि का उतला चेहरा देखकर नम्रता देवी आगे बढ़ी और बोली, सॉरी अग्नि, मैं ऐसा मजाक करना नहीं चाहती थी, लेकिन इस बच्चों के समूह ने मुझे जबरदस्ती तुम्हें सरप्राइज देने के लिए भेजा। इसमें तुम्हारे पापा भी शामिल थे। अग्नि ने पूरे चेहरे को हाथ से छूते हुए कहा, माँ, ये सरप्राइज था? तुम जानती हो कि मैं पूरा रास्ता कैसे ड्राइव करके आया? अगर रास्ते में मेरे एक्सीडेंट हो जाता और मैं मर जाता
तो कल तुम लोग भी ऐसे ही सरप्राइज पाते। प्लीज भविष्य में ऐसे मजाक मत करना, वरना तुम्हारी कुछ पल की खुशी कब दुख में बदल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। आगे देखते हुए जब अग्नि ने जयंत बाबू को देखा, उसने दोनों हाथ मुट्ठी में बांधकर गहरी सांस लेते हुए गुस्सा काबू में किया। पिता के सामने उसने कभी जोर से नहीं चिल्लाया। छोटे समय में आर्मी के मेजर रहे पिता ने घर में दोनों बच्चों को अनुशासन में रखा। वही व्यक्ति आज अपनी गर्मा और गंभीरता की खोल छोड़कर छोटे बच्चों के समूह में शामिल होकर उसे सरप्राइज दे रहा था। प्रक्रिया भले ही गलत हो, लेकिन इस समय कुछ और कहने से उनका आनंद बिगड़ जाता। अगर वह जानता कि ऐसा होने वाला है तो कन्ना को घर पर ही छोड़कर आता। अग्नि ने अंदर से लंबी सांस छोड़ी। थोड़ा गुस्सा ठंडा होते ही सभी ने उसे अचानक खींचकर केक काटने के लिए ले गए। जैसे ही अग्नि केक काटने जाने ही वाला था, जयंत बाबू ने कहा, रुको। अग्नि और सभी लोग उनके चेहरे की ओर चिंतित नजरों से देखने लगे। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता छा गई। जयंत बाबू धीरे धीरे सबकी तरफ देखते हुए बोले, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात कहनी है। हम लोगों ने ये बात बहुत पहले ही तय कर ली थी, बस इसे बताने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। उनकी बात सुनकर निशा अधीर होकर बोल उठी, पापा अगर कुछ जरूरी नहीं है तो पहले केक कटवा दीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। जयंत बाबू हल्की मुस्कान के साथ बोले, हाँ जरूरी है, तभी तो अभी कह रहा हूँ। लीजा माँ, जरा इधर आओ। उन्होंने लीजा की ओर देखते हुए उसे अपने पास बुलाया। लीजा एक पल के लिए इधर उधर देखने लगी। सबकी नजरें उस पर टिकी हुई थी। थोड़ी झिझक और शर्म के साथ वह धीरे धीरे चलकर जयंत बाबू के पास आकर खड़ी हो गई। यह देखकर निशा की भौहें सिकुड़ गईं। उसने चुपके से अग्नि को कोनी मारी और धीमी आवाज में फुसफुसाई, ए दादा, तेरे बर्थडे पर पापा ने इस बैब क्वीन को फिर से क्यों बुला लिया? अब क्या तेरे हिस्से का केक भी यही लड़की काटेगी? फिर होंठ फुलाते बोली, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं केक बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अग्नि ने झुंझलाकर निशा की तरफ देखा और धीमे लेकिन चिढ़े हुए स्वर में बोला, इतनी देर से तुम घर पर ही थी, फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे क्या पता तुम लोग क्या कर रहे हो? सच कहूँ तो यह सब मुझे बहुत परेशान कर रहा है। बस पापा की वजह से कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। उसके चेहरे और आंखों में साफ साफ झुंझलाहट दिखाई दे रही थी। उधर जयंत बाबू ने लीजा को इशारे से अग्नि के पास खड़े होने को कहा और खुद थोड़ा सा एक तरफ हटकर खड़े हो गए। फिर वहां मौजूद सभी लोगों की ओर देखते हुए बोले, आप सब तो जानते ही हैं, सुशोभन और मैं बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारी दोस्ती सालों पुरानी है। जब अग्नि पैदा हुआ था और उसके कुछ समय बाद सुशोभन की बेटी हुई, तभी से हमने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। वे एक पल के लिए रुके, फिर मुस्कुराकर बोले, हमने तय किया था कि बड़े होकर हम अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से करवाएंगे, और मुझे लगता है कि आज से बेहतर समय इस फैसले को सबके सामने बताने के लिए नहीं हो सकता। उनकी बात सुनकर चारों ओर हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। जयंत बाबू ने आगे कहा, कल कोई भी अचानक ये बात सुनकर असहज या हैरान ना हो, इसलिए आज इस छोटे से गेट टूगेदर में हमने अग्नि को यह सरप्राइज देने का सोचा। कल शाम को अग्नि के बर्थडे पार्टी के साथ साथ इन दोनों की एंगेजमेंट पार्टी भी होगी। इतना कहते ही कमरे का माहौल एक पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध हो गया। सबकी नजरें अब अग्नि और लीजा पर टिक गईं। जयंत बाबू अपनी बात कहकर कुछ पल के लिए रुक गए। फिर उन्होंने प्यार से अग्नि के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, अग्नि माय बॉय, कैसा लगा सरप्राइज? पसंद आया ना? मुझे पता है तुम कभी भी मेरी पसंद पर सवाल नहीं उठाते। इसी भरोसे पर मैंने तुम्हारी राय लिए बिना ही कल सुशोभन के पास जाकर लीजा का हाथ तुम्हारे लिए मांग लिया। बात भी पक्की करके आया हूँ। उम्मीद है तुम भी मेरी इज्जत रखोगे। जयंत बाबू की बातें सुनकर अग्नि वहीं एकदम मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने अचानक कनक का आंसुओं से भरा चेहरा तैरने लगा। उसके दिमाग में जैसे एकदम सन्नाटा छा गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये सब अचानक कैसे हो गया। मन ही मन वह सोचने लगा, हे भगवान, मुझे किस मुश्किल में डाल दिया आपने। पापा एक जिद्दी और अपने फैसले पर अडिग रहने वाले इंसान हैं। अगर मैंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो क्या वो मेरी बात मानेंगे? लेकिन अगले ही पल उसके दिल में कन्ना का ख्याल और भी गहरा हो उठा। नहीं, कन्ना को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। वो मेरा पहला प्यार है, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा। मैं उसे किसी भी हालत में खोने नहीं दूंगा, कभी नहीं। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? वह इसी उधेड़बुन में खोया हुआ था कि तभी अचानक उसके हाथ में किसी के नर्म स्पर्श का एहसास हुआ। अग्नि ने चौंक कर नीचे देखने लगा। उसने देखा लीजा उसका हाथ पकड़े खड़ी है और अपने होठों को दबाकर हल्की सी मुस्कान लिए उसे देख रही है। लीजा की वह मुस्कान देखते ही
अग्नि के पूरे शरीर में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने तुरंत झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। अग्नि ने अपने दोनों हाथ मुट्ठियों में कस लिए। कुछ पल तक वह गहरी गहरी सांसें लेता रहा, जैसे अपने भीतर उठ रहे तूफान को किसी तरह काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक ठंडे लेकिन तीखे स्वर में बोला, आज मेरा बर्थडे है, लेकिन केक काटेंगे हम दोनों। उसने चारों तरफ खड़े लोगों की ओर देखा और आगे कहा, मेरी पर्सनल चीजों को लेकर मैं कितना पजेसिव हूँ, यह आप सब अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए आज से सबके लिए अग्नि और एबी दो अलग अलग इंसान हैं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अग्नि ने फिर कहा, अगर मेरे अकेले केक काटने और हम दोनों के साथ में केक काटने में कोई फर्क नहीं है तो ठीक है, मेरी जगह लीजा ही केक काट ले। उसकी आवाज में छुपा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, प्लीज आज कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं बहुत थक गया हूँ। इतना कहकर अग्नि ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर चला गया। अग्नि के इस तरह चले जाने से जैन बाबू का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। लड़के ने सबके सामने मुझे इस तरह अपमानित कर दिया। उनके मन में यही बात बार बार घूमने लगी। सामने सुशोभन का पूरा परिवार खड़ा था। वे लोग अब क्या सोच रहे होंगे। जैन बाबू कुछ कहने ही वाले थे कि उससे पहले ही सुशोभन बाबू धीरे से बोल उठे, आज के लिए हम चलते हैं दोस्त। उन्होंने शांत स्वर में आगे कहा, अग्नि को थोड़ा समय दे। मुझे पहले से अंदाजा था कि अगर उसे अचानक ये बात बताई जाएगी तो शायद ऐसा ही कुछ होगा। वे हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जरूरत पड़े तो कल की एंगेजमेंट पार्टी भी रहने दे। पहले दोनों बच्चों को इस बात के साथ सहज होने दे। जब वे खुद तैयार हों तब आगे सोचा जाएगा। जैन बाबू का चेहरा अभी भी गुस्से से तमतमा रहा था। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, नहीं, एंगेजमेंट अगर होगी तो कल ही होगी। अग्नि और लीजा एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। ऐसे में अब नया होकर कंफर्टेबल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उनकी आवाज में पुरानी फौजी शक्ति साफ झलक रही थी। थोड़ा बड़ा क्या हो गया, खुद को बहुत समझने लगा है। लगता है जयंत बनर्जी के नियम कानून भूल गया है वो। फिर उन्होंने सीधे सुशोभन बाबू की तरफ देखते हुए कहा, कल शाम को लीजा को लेकर जरूर आना। जब मैंने तुम्हें वचन दे दिया है तो उस वचन से भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुशोभन बाबू ने दोस्त के चेहरे की कठोरता देखकर गहरी सांस ली। चिंतित स्वर में बोले, देख जैन, इस बात को लेकर अग्नि से कोई झगड़ा मत कर बैठना। पहले कल सुबह उसे आराम से बात कर लेना, फिर मुझे बता देना। उन्होंने थोड़ी नरमी से आगे कहा, वैसे भी शाम को उसकी बर्थडे पार्टी में तो हमें आना ही है, तब तक शायद सब ठीक हो जाए। इतना कहकर वे अपनी पत्नी और इकलौती बेटी लीजा को साथ लेकर बाहर की ओर बढ़ गए। दरवाजा बंद होते ही कमरे में अजीब सी चुप्पी छा गई। जैन बाबू कुछ क्षण तक दरवाजे की तरफ देखते रहे, फिर अचानक गुस्से से फुफकारते हुए कमरे में इधर उधर टहलने लगे। उनके चेहरे पर अपमान और क्रोध दोनों साफ झलक रहे थे। कुछ देर बाद वो तेज कदमों से मिसेज नम्रता के पास जाकर रुक गए और भारी आवाज में बोले, लगता है मैं अपने ही बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाया। उनकी आंखों में चोटिल अहंकार साफ दिखाई दे रहा था। इतने सालों में आखिर मैंने किया ही क्या। एक समय था जब मेजर जयंत बनर्जी पूरे देश के सैनिकों का नेतृत्व करता था, उन्हें सही रास्ता दिखाता था। लेकिन आज वही आदमी अपने ही बेटे को सही रास्ता नहीं दिखा पाया। उन्होंने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। आज सुशोभन के सामने जिस तरह से मेरा अपमान हुआ, क्या सोच रहे होंगे वो लोग। नम्रता, यही ना कि जयंत बनर्जी ने अपने ही बेटे बेटी उसकी बात की कोई कीमत नहीं देते। मिसेज नम्रता ने जयंत बाबू की तरफ देखते हुए अचानक शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने थोड़ा ज्यादा कर दिया। जयंत बाबू कुछ बोलते उससे पहले ही वह आगे कहने लगी, शादी की बात पक्की करने से पहले तुमने एक बार भी अपने बेटे से पूछा, वो 28 साल का लड़का है, उसकी अपनी कोई पसंद हो सकती है। ये बात एक बार भी तुम्हारे मन में नहीं आई। उनकी आवाज में अब हल्का गुस्सा भी घुल गया था। कभी उसके मन की बात जानने की कोशिश की, क्या पसंद है क्या नहीं, यह पूछा? नहीं, तुमने हमेशा की तरह अपने मन से फैसला लिया और सबके सामने सुना भी दिया। वह कुछ पल रुकी, फिर अचानक बिस्मित स्वर में बोल उठी, ये तुम्हें किसने? जयंत बाबू उंगली उठाकर नम्रता देवी की ओर देखते हुए कड़े स्वर में बोले, चुप, एकदम चुप। अभी मैं तुमसे कोई राय नहीं मांग रहा हूँ। अग्नि दोनों हाथ पैंट की जेबों में डालकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, शादी किसकी है? घर संसार कौन बसाएगा? लीजा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मैं ही ना। अगर इन सारे सवालों का जवाब मैं ही हूँ
तो फिर आपको मेरे फैसले को मानना ही पड़ेगा। आज तक मैं कभी भी आपकी इच्छा के खिलाफ नहीं गया पापा, लेकिन आज आपकी इस जिद को मैं मान नहीं सकता। जिस लड़की के बारे में आप इतने समय से बातें कर रहे थे, मैं उसी से प्यार करता हूँ। उसके बारे में कुछ भी जाने बिना ही मैंने उससे प्यार किया है, और वह भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। यहाँ तक कि मैं किस गाड़ी में आता जाता हूँ, ये भी उसे नहीं पता। वह तो बस यही जानती है कि मैं उस गाड़ी का ड्राइवर हूँ। उसका परिवार कैसा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने यह रखता है कि जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा वह कैसी है, और उसके साथ मैं कितना खुश रहूंगा। अग्नि कुछ पल चुप रहा, फिर शांत मगर गहरी आवाज में बोला, मैं अपने वंश परिचय या अपनी पहचान कभी नहीं भूला हूँ, लेकिन किसी भी कारण से पैदा होने वाला झूठ अहंकार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात आप सब जानते हैं। आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ, ये जरूरी नहीं कि कल भी वहीं रहूँ। आप लोग जानते हैं, कलाकारों की पहचान और उनकी जगह दर्शकों पर निर्भर करती है। अगर कल को मेरा गाना ही मुझे छोड़कर चला जाए, तो मेरा क्या अस्तित्व रह जाएगा, मेरी क्या पहचान बनेगी? तब लोग यही कहेंगे, अग्नि बनर्जी जो अपने पिता के होटल पर बैठकर खाता है, और जिस लड़की को आप आज इतना नीचा दिखा रहे हैं, हो सकता है कल वही अपने करियर की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर आप सबको टक्कर देने की ताकत रखे। जो चीज़ पल भर की होती है, उन पर घमंड करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर अग्नि रुक गया। उसने एक लंबी सांस ली, फिर नजें झुकाकर धीमे स्वर में बोला, आप सबको एक बात बतानी है। मैं तो यह बात कल ही बताने वाला था, लेकिन माँ के उस फोन कॉल के बाद बिना कुछ सोचे समझे यहाँ दौड़ा चला आया। यहाँ आकर जो कुछ देखा उसके बाद उस बारे में बताने की हालत ही नहीं रही। नम्रता देवी ने चिंतित नजरों से अग्नि की ओर देखते हुए पूछा, क्या बात है अग्नि? अग्नि ने कुछ पल चुप रहकर धीमे स्वर में कहा, पापा अभी जिस लड़की की बात कर रहे थे, मैंने कल उसी से शादी कर लिया है। अग्नि की बात खत्म होते ही जयंत बाबू गुस्से से चिल्ला उठे। अग्नि बेहाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारने ही वाले थे, मगर किसी तरह खुद को रोक लिया। अग्नि ने जैसे ही अपने पिता को हाथ उठाते देखा, उसने पल भर के लिए आंखें बंद कर लीं। जयंत बाबू गुस्से से कांपते हुए बोले, तुम इतने बड़े हो गए कि हमें बताए बिना ही उस लो क्लास की लड़की से शादी कर ली। क्या तुम उसे हमारे किसी रिश्तेदार या दोस्तों के सामने अपनी पत्नी के रूप में परिचय दे पाओगे? अग्नि ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, पापा यह शादी मुझे परिस्थितियों के दबाव में करनी पड़ी, वरना आप लोगों को बताए बिना मैं कभी ऐसी कदम नहीं उठाता। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं उसे बिल्कुल हमारे जैसा बना दूंगा। पापा प्लीज एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। उस लड़की को मैं इस घर की बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इस घर की चौखट पार करके अगर कोई बहू बनकर आएगी, तो वह सिर्फ लीजा होगी, उसके अलावा कोई नहीं। जयंत बाबू के कठोर शब्द सुनकर अग्नि ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तो फिर मुझे भी इस घर के बाहर ही रहना होगा। मैं उसे अकेला छोड़ नहीं सकता। अग्नि की बात सुनते ही नम्रता देवी घबराकर बोली, अग्नि ये तू क्या कह रहा है? जयंत बाबू का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, आंखें लाल हो गईं। दांत भींचते हुए वो बोले, आज तक सिर्फ सुनता आया था कि भिखारी घर की लड़कियां बड़े घर के लड़कों पर काला जादू कर देती हैं, लेकिन आज तो अपनी आंखों से देख भी लिया। उस लड़की ने मेरे ही बेटे पर जादू कर दिया है। अब तो पूरी दुनिया भी तुझे उसके सामने छोटी लगेगी। अग्नि ने गहरी सांस लेकर शांत स्वर में जवाब दिया, मैं भले ही गरीब घर की लड़की हो, लेकिन उसके लिए आपके बेटे की पहचान सिर्फ एक साधारण ड्राइवर की है। और आप जिस लीजा की बात कर रहे हैं, अगर आप एक बार अपने बेटे बेटी से नज़र हटाकर उसकी ओर ध्यान से देखेंगे, तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। कल अगर आपके बेटे का करियर डूब जाए, तो लीजा को मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अग्नि ने गहरी सांस लेकर धीमे मगर दर्द भरे स्वर में कहा, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को सबसे अच्छा देना चाहते हैं, लेकिन कई बार वही सबसे अच्छा देने की कोशिश बच्चों पर इतना दबाव डाल देती है कि उनसे उनकी खुशियां ही छीन लेती है। एक कैदी को भी फांसी देने से पहले अपनी सफाई देने का मौका दिया जाता है, मगर हमें तो वह मौका भी नहीं मिलता। बस अपने फैसले सुना दिए जाते हैं और वही बात खत्म कर दी जाती है। अग्नि की बातें सुनकर जयंत बाबू ने धीरे से अपनी ऐनक ठीक की, फिर तीखी नजरों से उसकी ओर देखते हुए बोले, मौका चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी होगी। अगर तुम उस मौके का सही इस्तेमाल कर पाए, तो मैं उस लड़की को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए, तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। मंजूर है?
एक पल के लिए अग्नि की आंखों में उम्मीद की चमक तैर गई। वह उत्सुकता से आगे बढ़कर बोला, क्या शर्त है पापा? मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। जैन बाबू ने गंभीर स्वर में कहा, पहली शर्त, तुम्हारे पास 1 साल का समय है। इस 1 साल के भीतर तुम्हें उस लड़की को हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक ढालना होगा, और इस 1 साल में मैं अपनी पहचान छुपाकर उस लड़की को परखने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये बात तुम उसे नहीं बताओगे। उसे हर मामले में लीजा के बराबर खड़ा होना होगा। उसे लीजा को टक्कर देने लायक बनाना होगा। जैन बाबू ने गंभीर स्वर में आगे कहा, दूसरी शर्त, तुम अपनी असली पहचान उस लड़की को नहीं बताओगे। तीसरी शर्त, जब वह इन दोनों शर्तों को पार करके इस घर की चौखट पार करेगी, तब उसे अपने मायके के हर रिश्ता तोड़कर आना होगा। इन सब के लिए तुम्हारे पास 1 साल का समय है। कर पाओगे? अग्नि ने बिना एक पल गंवाए दृढ़ स्वर में कहा, कर पाऊंगा पापा। बस सिर्फ लीजा को टक्कर ही नहीं देगी, अपने दम पर लीजा से भी आगे निकल जाएगी। आज के इस दिन के लिए एक दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। आप इतना भरोसा तो रख ही सकते हैं कि आपका बेटा कभी गलत इंसान को अपनी जिंदगी में नहीं लाएगा। जयंत बाबू ने हाथ उठाकर अग्नि को बीच में ही रोक दिया। 1 साल, तुम्हारा समय आज से शुरू होता है। इस बारे में अब 1 साल बाद ही बात होगी, और मुझे पूरा यकीन है कि 1 साल बाद तुम्हें लीजा से ही शादी करनी पड़ेगी। उस वक्त तुम्हें आज के इस फैसले पर अफसोस होगा कि तुमने अपनी जिंदगी का 1 साल यूं ही बर्बाद कर दिया। अग्नि हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब सी दृढ़ता चमक रही थी। आज के इस दिन पर किसे अफसोस होगा, यह वक्त बताएगा पापा। लेकिन मैं आपका बेटा हूँ, और मैं हारना नहीं जानता। मैं आपको गलत साबित करके रहूंगा। आप सब तैयार रहिए। ठीक 1 साल बाद कनक का इस घर में बहू के रूप में स्वागत करने के लिए। अब चलता हूँ। इतना कहकर अग्नि वहां से बाहर निकल गया। अग्नि के जाते हुए कदमों को देखकर जयंत बाबू धीरे से बुदबुदाए, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा अग्नि। तुम्हारी शादी तो लीजा से ही कराऊंगा। तुम अभी मेरी जीत को नहीं जानते। इस 1 साल में मैं उस लड़की के लिए तुम्हारे मन में इतना जहर भर दूंगा कि तुम खुद ही उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दोगे। ये मेरा चैलेंज है। एना के कमरे की खिड़की के सामने खड़ी थी कना। एना का घर शहर के मेन रोड के ठीक किनारे था। खिड़की से पूरे दिन सड़क पर लोगों की आवाजाही दिखाई देती रहती थी। हर किसी के जीवन में जैसे एक अलग ही भाग दौड़ थी। सुबह होते ही काम पर पहुंचने की जल्दीबाजी, और दिन ढलते ही घर लौटने की बेचैनी। कना उन्हीं अजीब सी सोचों में खोई हुई थी कि तभी दरवाजा खुला और एना कमरे में आ गई। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें टोस्ट और चाय रखी हुई थी। अरे कन्ना, इधर आ। जल्दी से आकर ये सब खत्म करना पड़ेगा। सुबह से भूखे मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये कहते हुए एना ट्रे लेकर बेड पर बैठ गई। कन्ना आकर उसके सामने बैठते हुए बोली, सुबह सुबह ये सब क्यों लाई? सिर्फ एक कप चाय बना लाती तो भी हो जाता। ज़्यादा से ज़्यादा एक मुट्ठी सूखा मुरमुरा ले आती। ये 2 अंडे तो लंच या डिनर में भी खाए जा सकते थे। बेकार ही खर्च कर दिया। एना चाय की चुस्की लेते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोली, हमारे घर में ज़्यादातर अंडे ब्रेकफास्ट में ही खाए जाते हैं, और आज तो लंच में चिकन बनेगा क्योंकि मम्मी पापा टूर से लौट रहे हैं। एना की बात सुनते ही कन्ना का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। उसने चुपचाप चाय का कप हाथ में उठा लिया। कन्ना के चेहरे के भाव देखकर एना धीरे से बोली, मम्मी पापा को लेकर तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। वो लोग तो बस रात को सोने के लिए घर आते हैं। सच कहूँ तो मैं यहाँ लगभग अकेली रहती हूँ। आज टूर से लौट रहे हैं, इसलिए शायद सुबह का थोड़ा समय घर पर बिताएंगे, वरना उनके पास मेरे लिए वक्त कहाँ होता है। ऐना की आवाज में हल्की सी उदासी घुल गई थी। अरे ये सब छोड़, मैं तो अब बस तेरे हीरो पति को देखने का इंतजार कर रही हूँ। ऐना उत्साह से बोली, सच में? इतने दिनों तक ऐसे हीरो सिर्फ टीवी में ही देखे हैं, अब सामने से देखूंगी। मेरा तो मन कर रहा है भगवान को गोद में उठाकर नाचूं। तो जैसे इंसान की जिंदगी में इतना अच्छा आदमी भेजने के लिए कॉलेज जाते समय जो सिर्फ मंदिर पड़ता है ना, आज वहीं जाकर थोड़ा सा संदेश चढ़ाकर आऊंगी। नहीं तो भगवान सोचेंगे कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ। आते जाते मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती थी कि उस अंश नाम के शैतान का भूत तेरे सिर से उतर जाए और तेरी जिंदगी में कोई अच्छा इंसान आए। और देख, आज वो सच हो गया। कना ने झुंझलाकर जरा ऊंची आवाज में कहा, बस कर रहना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और बार बार उसे मेरा पति मत कहा कर। उसके पास खड़ी रहूंगी तो तू खुद समझ जाएगी कि मैं उसके साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। वो बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए उस हालात में मुझे बचाने के लिए उन्होंने मुझसे शादी की। वो एक ड्राइवर का काम करते हैं। ऐसे में मैं अपना बोझ उनके ऊपर सारी जिंदगी के लिए कैसे डाल सकती हूँ? तू ही बता।
किसी के अच्छे व्यवहार का फायदा उठाना मुझे कभी नहीं आता। कन्ना ने एक पल रुककर गहरी सांस ली, फिर धीमे स्वर में बोली, और सबसे बड़ी बात, मैं अंश से प्यार करती हूँ। उस जगह किसी और को स्वीकार करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हो सकता है उनकी जिंदगी में भी कोई पसंद का इंसान हो, फिर मैं क्यों उनके रास्ते का कांटा बनूं। इस शादी को किसी भी तरह आगे बढ़ाना संभव नहीं है। जैसे ही वो आएंगे मैं उनसे साफ साफ बात कर लूंगी। बस वो मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब दिलवा दें, फिर चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं किसी तरह अपना गुजारा कर लूंगी। ऐना कना के सामने आकर बैठ गई। उसने धीरे से उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और गंभीर स्वर में बोली, कना, तू फिर से अंश से प्यार करने की बात कर रही है। उस दिन की वीडियो में उसकी बातें सुनने के बाद भी तुझे कुछ समझ में नहीं आया? जो इंसान नशे में धुत होकर अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में ऐसी बातें कर सकता है, उससे तू सच्चे प्यार की उम्मीद कर रही है? भगवान ने तुझे एक मौका दिया है खुद को साबित करने का। प्लीज उस मौके को यूं बर्बाद मत कर। हंस जैसे लोग लोगों को बहकाने में माहिर होते हैं। अगर तू एक बार फिर उसके सामने कमजोर पड़ गई ना, तो आज ही कह देती हूँ, आगे चलकर तुझे बहुत बड़ा झटका लगेगा। इतना सब होने के बाद भी जो तू कर रही है वो सिर्फ अंधविश्वास है, और अंधविश्वास कभी अच्छा नहीं होता। ऐना कुछ पल के लिए रुकी, फिर धीरे धीरे बोली, और एक बात और सुन, जो लड़का तेरी इज्जत बचाने के लिए, उन लोगों से तुझे बचाने के लिए तेरी मांग में सिंदूर भर सकता है, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ, उसकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं है। शायद वह तेरे लिए कमजोर पड़ गया है। उसके दिल के किसी कोने में तेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। तभी तो वह तेरे लिए उन लोगों के सामने खड़ा हुआ, उन्हें चुनौती देकर आया। सोच तो सही, उसने इतना सब क्यों किया? क्या सच में सिर्फ हालात की वजह से? तेरी बातों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हालात इतने बुरे थे कि उसे तुझसे शादी ही करनी पड़ती। उसने तुझसे शादी इसलिए की क्योंकि वह तुझे एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है। अपनी आंखें खोल कर ना, सही और गलत इंसानों को पहचानना सीख, वरना एक दिन ऐसा होगा कि तू अपनी जिंदगी के सच्चे लोगों को खो देगी और नकली लोगों की भूल भुलैया में भटकती रह जाएगी। इतना कहकर रेना धीरे से उठ खड़ी हुई। अब इससे ज्यादा मैं तुझे कुछ नहीं समझा सकती। मैं जा रही हूँ, तब तक तू फ्रेश होकर आ जा। यह कहते कहते ऐना अलमारी के पास गई और वहां से एक सलवार सूट निकालकर कना के सामने रख दिया। नहाने के बाद यही पहन लेना, शायद तुझे थोड़ा ढीला होगा, पर एडजस्ट कर लेना। मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर ऐना कमरे से बाहर चली गई। ऐना ने जो कुछ कहा था शायद वह सच ही था, लेकिन क्या मन इतनी आसानी से सब कुछ स्वीकार कर लेता है? क्या इंसान अपनी पहली मोहब्बत को इतनी आसानी से भुला सकता है? कनक खुद नहीं जानती थी कि प्यार की असली परिभाषा क्या होती है। बस इतना जानती थी कि अंश के साथ रहने पर उसे अजीब सी खुशी महसूस होती है। उसके पास बैठना, उससे बातें करना, सब कुछ उसे अच्छा लगता है। और अगर अंश के पास कोई दूसरी लड़की खड़ी हो जाए तो कना से वह बिल्कुल सहन नहीं होता। अगर यही प्यार है तो वह बिना किसी झिझक के कह सकती है कि वह अंश से प्यार करती है। लेकिन अंश, क्या वह उसे सिर्फ एक अच्छी दोस्त समझता है, या फिर उसकी तरह ही चुपचाप उससे प्यार करता है? या फिर उस वीडियो क्लिप में जो बातें उसने कही थी वही सच है? कना ने धीरे से आंखें बंद कर ली। नहीं, अब और कुछ नहीं सोचना। अभी उसे सबसे पहले खुद को संभालना होगा। उसने पास रखा तौलिया और कपड़े उठाए और धीरे से बाथरूम की ओर बढ़ गई। सुबह से प्रियंका देवी खुद को घर के तरह तरह के कामों में व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी बार बार जैसे बेटी की खाली जगह उनके सीने में तूफान खड़ा कर रही थी। हर थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा लगता अभी दरवाजे से आवाज आएगी, माँ, और उनकी बेटी दौड़कर आकर उन्हें पुकारेगी। लेकिन क्या वह सच में उसे फिर कभी देख पाएंगी? जिस घर में वह गई है, वहां के लोग क्या उसे अपना पाएंगे? कहीं मेरी बेटी को फिर से कोई तकलीफ तो नहीं हो गई? इन सब सवालों के बीच उनकी आंखें बार बार अनचाही ही भीग जाती थी। उसी समय पीछे से बिट्टू नींद से भरी आंखों के साथ आकर प्रियंका देवी के गले में बाहें डालकर बोला, माँ, दीदी कहाँ है? आज तो उसकी ट्यूशन भी नहीं है, फिर इतनी सुबह कहाँ चली गई? मैंने आपको कहा था ना, उसे अकेले मत छोड़ना। मुझे जगह देती, मैं भी उसके साथ चला जाता। प्रियंका देवी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गईं। उन्हें समझ में नहीं आया कि बेटे को क्या जवाब दें, इसलिए उन्होंने बात टालते हुए थोड़ा डांट कर कहा, अब गला छोड़ मेरा, बहुत काम पड़ा है। तू जल्दी से ब्रश करके आ, मैं खाने के लिए दे रही हूँ। बिट्टू कुछ और कहने ही वाला था, लेकिन माँ की डांट सुनकर चुप हो गया और धीरे धीरे वहां से चला गया। प्रियंका देवी बेटे के जाते हुए कदमों को देखती रही, फिर अपने आंचल से छुपाकर आंखें पोंछी।
और खुद को फिर से कामों में व्यस्त कर लिया। सुबह के समय शॉपिंग मॉल थोड़ा खाली खाली रहता है। अपनी लड़कियों के कपड़े वाले सेक्शन में खड़ा था और खुद को थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। इतने सालों में उसने कभी किसी लड़की के लिए कपड़े नहीं खरीदे थे। शायद यही वजह थी कि आज पहली बार उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। उससे भी बड़ी परेशानी यह थी कि कन्ना का साइज क्या है, यह भी उसे नहीं पता था। वह एक एक ड्रेस उठाकर देखता फिर वापस रख देता। हर कपड़ा उसे ऐसा लग रहा था जैसे कन्ना पर बहुत बड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ी मुश्किल, उसका फोन भी अभी उसके पास नहीं था कि वह कॉल करके उससे पूछ सके। तभी एक सेल्स गर्ल वहां आकर अग्नि से विनम्र स्वर में पूछने लगी, सर क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? अग्नि ने एक पल के लिए लड़की की ओर देखा, फिर जैसे कुछ सोचकर बोला, आपको कौन सा साइज का सलवार सूट लगता है? लड़की थोड़ी असहज होकर बोली, समझी नहीं सर। अग्नि तुरंत थोड़ा संकोच भरी मुस्कान के साथ बोला, सॉरी, मेरी पत्नी और आपका माप शायद लगभग एक जैसा होगा। मुझे मेरी पत्नी के कपड़ों का साइज नहीं पता। आपको देखकर लगा कि अगर आपके साइज का ले लूं तो शायद उस पर बिल्कुल ठीक आएगा। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो। सेल्स गर्ल हल्के से मुस्कुराई और बोली, यस सर, क्यों नहीं। उसकी मदद से अग्नि ने कन्ना के लिए सलवार सूट चुन लिए। बिलिंग करवाकर वह मॉल से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। उसके कदमों की रफ्तार जैसे वहीं थम गई। धीरे से उसने मुड़कर पीछे देखा तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। जब उसने धीरे से मुड़कर देखा तो सामने लीजा कुछ दोस्तों के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी। अग्नि ड्रेसों के पीछे छिपकर खड़ा हो गया ताकि लीजा की बातें सुन सके, क्योंकि जो कुछ भी उसके कानों में आया उसे सीधे अपनी कहानी जैसा लगा। लीजा ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, सुपरस्टार एबी की वाइफ होना ही मेरे करियर की सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचने के लिए काफी है। इसलिए मैंने खुद को अच्छी लड़की की प्रतिमा बनाकर जयंती अंकल के सामने खुद को प्रस्तुत किया। मेरा तो सपना है मुंबई। मैं वहीं से अपने मॉडलिंग करियर को पूरी तरह मजबूत करना चाहती हूँ। वहाँ थोड़े समय में अपनी जगह बनाने के लिए एबी का नाम मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। एक बार सब सेट हो जाए तो एबी को दूर फेंक दूंगी। वैसे भी मेरा पोर्टफोलियो देखकर मुंबई के प्रोडक्शन हाउस के मालिक ने मुझे प्रेम प्रस्ताव दिया है। सोच सकती हो कुछ प्रोजेक्ट करने के बाद मैं कहाँ पहुँच जाऊंगी। मुझे बहुत ख्याति, नाम और फेम चाहिए। वहीं जयंती अंकल जो इतने सख्त हैं कि मुझे कभी भी स्वतंत्र रूप से जीने नहीं देंगे। वे खुद को बहुत चालाक समझते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि लीजा उनके ऊपर से निकल जाती है। लीजा के होठों के कोने पर एक क्रूर मुस्कान खिल गई। अग्नि ने फोन की वीडियो बंद की और फोन अपनी जेब में रख लिया। पिता द्वारा पसंद की गई आदर्श लड़की का यह सुंदर स्वीकारोक्ति संभाल कर रखना जरूरी था, कभी काम आ सकता है। मुस्कुराते हुए अग्नि वहां से बाहर निकल गया। कना बाथरूम में सावर के नीचे खड़ी हो गई। सावर के पानी में सिंदूर की लकीर उसके ठोड़ी तक उतर आई। सारा सिंदूर धोने तक वह चुपचाप वहीं खड़ी रही। काफी समय बाद वह फ्रेश होकर बाहर आई। बालों से तौलिया हटाकर ड्रेसिंग शीशे के सामने खड़ी होकर सिंदूर की ओर देखती है। नहीं, पूरा धोया नहीं गया है, हल्का सा लाल रह गया है। उसने साइड में चोटी बनाते हुए बालों में कंघी डाली और सिंदूर ढक गया। सिंदूर में तो मिठास लगी थी, इसे ऐसे धोकर ढक क्यों दिया? पुरुष जैसी भारी आवाज सुनकर कना थोड़ी चौंक गई। पीछे मुड़कर देखा तो अग्नि खड़ा था, हाथ में कुछ प्लास्टिक बैग लिए हुए। कना ने एक पल उसके चेहरे को देखा, फिर मुंह फेरते हुए बोली, जहाँ शादी का कोई अस्तित्व नहीं है वहां सिंदूर करने का क्या मतलब? यह सिर्फ दिखावा है और मैं दिखावे वाली चीजें पसंद नहीं करती। कना की बात सुनकर अग्नि की भौहों में हल्की लकीर सी पड़ गई। उसने अपना कैरी बैग रखकर कना के पास आकर कहा, क्या कहा तुमने? शादी का कोई अस्तित्व नहीं, सिंदूर करना सिर्फ दिखावा? कना ने अग्नि की आंखों में आंखें डालकर शांति से कहा, हाँ, आपने उस वक्त मेरे घर वालों की बातों से गुस्से में शादी नहीं की थी, इसे आप नकार नहीं सकते। मैं गरीब हूँ लेकिन कभी किसी से फायदा नहीं लिया और भविष्य में भी नहीं लूंगी। आप ना होते तो शायद कल मुझे मरना पड़ता या उस नशेड़ी लड़के से शादी करनी पड़ती। आपकी इस मदद का मैं कभी भी ऋणी रहूंगी, लेकिन पूरे जीवन के लिए अपना बोझ आपके ऊपर नहीं डालूंगी। बल्कि अगर संभव हो तो मुझे कोई नौकरी दिला दें ताकि मैं अपने खर्च खुद चला सकूं। गुस्से में अग्नि की भौहें सिकुड़ गईं और नाड़ियां उभर आईं। उसने कणा की कोहनी पकड़कर जोर से खींचा और उसे अपने बहुत करीब लाकर कहा, मुझसे अलग होने की बात कभी भी मत सोचना। मैं तुम्हें पहले दिन की पहली नजर से ही प्यार करता हूँ, जिसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। लेकिन इस तरह तुम्हें पाना नहीं चाहता था। अंत में जब भगवान ने मुझे मौका दिया तुम्हें अपना बनाने का,
मैं उस मौके को छोड़ने वाला इतना मूर्ख नहीं हूँ। मुझे अच्छा इंसान समझने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मैं अच्छा नहीं हूँ, तो जो लोग मुझे जानते हैं, वे जानते हैं कि मैं बुरा होने पर कितना बुरा हो सकता हूँ। जो भी मैं वादा करता हूँ, उसे मैं पूरा करता हूँ। मैंने तुम्हें लेकर तुम्हारे घर वालों को चुनौती दी है। वहां तुम्हारे पास मुझे हराने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक तुम अपनी एक अलग पहचान नहीं बना लेती, तुम्हारी एक ही पहचान है, तुम मेरी पत्नी हो। ये बात अच्छे से याद रखो। और हाँ, उस कैरी बैग में तुम्हारे लिए कुछ ड्रेस रखी हैं। बाद में देख लेना कि सब ठीक है या नहीं। तुम रेडी रहना, शाम को आकर ले जाऊंगा। अग्नि के मुंह से प्यार की बात सुनकर कन्ना चौंक गई। अग्नि बाबू मुझे पसंद करते हैं तो ऐना की बात सही है, लेकिन उसके मन में एक हलचल थी। लेकिन मैं कभी भी उन्हें मान नहीं सकती। मुझे सच बता देना होगा, वरना वे मेरे बारे में शायद हजारों सपने बुन लेंगे। और जब ये बुनावट वाले सपने खामोशी से टूटेंगे, तो चोट सीधे मेरे दिल पर लगेगी। भगवान ने उसे किस गोरख धंधे में फंसा दिया। इतनी बातें कहकर कना ने अग्नि की कोहनी छोड़ दी। और जैसे ही अग्नि दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने लगा, कना ने बोल दिया, लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करती, मैं अंशु को पसंद करती हूँ। अग्नि के कदम ठहर गए। ऐसा लगा मानो किसी ने उसके बाएं सीने में चुभन दी हो। लेकिन अग्नि ने अपनी छाती की पीड़ा कना को महसूस न होने दी, और पहले की तरह ही कठोर आवाज में बोला, अंशु को पसंद करती हो? अंशु तुम्हें पसंद करता है? कना ने अपना सिर झुका लिया। फिर वह धीरे से बोली, अंशु के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं अंशु को पसंद करती हूँ। अग्नि ने गंभीर स्वर में कहा, अगर कभी अंशु तुम्हें पसंद ना करे, अगर अंशु किसी और को चुन ले, क्या तुम अपनी सारी जिंदगी सिर्फ अपनी इस एक तरफा मोहब्बत के लिए अकेली रह सकती हो? कना बिना उत्तर दिए चुपचाप जमीन की तरफ देखने लगी। अग्नि ने अपनी पैंट की जेब में दोनों हाथ रखकर कना के सामने खड़ा हो गया। उसने कना के पूरे चेहरे पर एक बार अपनी नजर दौड़ाई, और फिर उसका ठुड्डी उठाई। कना की आंखों में देखकर अग्नि ने कोमल स्वर में कहा, मेरी तरफ देखो। आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखो। नीचे की ओर नजर डालकर बात करने वाले ही कमजोर होते हैं। तुम इतनी जल्दी खुद को कमजोर नहीं दिखा सकती। आगे तुम्हारे लिए बहुत सारे युद्ध बाकी है। कना ने अग्नि की तरफ अपनी आंखें उठाकर देखा। उसकी नम आंखें जैसे अग्नि के दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थीं। कना ने धीरे धीरे कुछ गहरी सांसें लीं और खुद को संभालने की कोशिश की। तुम्हें अंशु से प्यार है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अग्नि ने गंभीर स्वर में कहा। बस तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। कना ने झिझकते हुए पूछा, कौन सी शर्तें? अग्नि की आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैंने एक फ्लैट किराए पर लिया है, वहां तुम अकेली रहोगी। और तुम्हारे इस लुक को बदलने और नया मेकओवर कराने का जो इंतजाम मैं करूंगा, उस पर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। कना हैरान होकर पीछे हट गई। उसकी आवाज में हल्की हड़बड़ाहट थी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, फिर भी आप मेरी मदद करना चाहते हैं, यह सब क्यों? अग्नि हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। शांत लेकिन दृढ़ आवाज में वह बोला, आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।